हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ फैक्ट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 24 और 25 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 24 कहता है ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। दोस्तों, इंटॉक्सिकेटेड टर्म का मतलब है अंडर द इफेक्ट ऑफ बीइंग ड्रंक। ठीक है, तो कोई भी पर्सन जिसने मान लीजिए अल्कोहल का कंजम्पशन किया है, कोई नारकोटिक्स या किसी टाइप के ड्रग्स का कंजम्पशन किया है और वो उसके इफ़ेक्ट के अंडर है, तो हम बोलेंगे दैट पर्सन इज़ इन अ स्टेट ऑफ बीइंग इंटॉक्सिकेटेड। वो पर्सन उस पर्टिकुलर चीज़ के, मान लीजिए अल्कोहल या नारकोटिक्स के नशे में है। ठीक है, सो सेक्शन 24 बेसिकली कुछ केसेस को डिस्कस करता है। ठीक है, इन केसेस वेयर एन एक्ट डन is not an offense unless done with a particular knowledge or intent। तो दोस्तों, सेक्शन 24 उन केसेस की बात करता है जहाँ पर मान लीजिए कोई एक्ट कमिट हुआ, बट उस एक्ट को हम ऑफेंस तब तक नहीं बोलेंगे जब तक उस एक्ट के पीछे कोई पर्टिकुलर नॉलेज या कोई पर्टिकुलर इंटेंट ना हो। ठीक है, अभी कोई भी क्राइम को कमिट करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक्टस रियस और मेंस रिया। यहाँ पर ये पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट जो है वो मेंस रिया का पार्ट है। ठीक है, सो सेक्शन 24 उन केसेस की बात करता है वेयर एन एक्ट डन इज़ नॉट एन ऑफेंस अनलेस इट इज़ डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट। अगर वो एक्ट कोई नॉलेज या पर्टिकुलर इंटेंट से किया होगा तब तो हम उसको ऑफेंस मानेंगे, बट अगर कोई ऐसा एक्ट है जिसके पीछे कोई इंटेंशन, कोई गलत नॉलेज या कुछ मैलिस नहीं है, तो उसको हम ऑफेंस नहीं मानेंगे। But in cases where such an act is done by a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated। अब ऐसे ही केस में मान लीजिए कोई ऐसा एक्ट कोई वो पर्सन करता है जो कि स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन में है, तो लॉ क्या मानता है? लॉ उस पर्सन को लाइबल मानता है। लॉ बोलता है कि ये जो भी पर्सन है जो स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन में है और उसने वो एक्ट कमिट किया है, तो भाई वो उसने ऑफेंस करा है, वो उस चीज़ के लिए लाइबल है। अनलेस द थिंग विच इज़ इंटॉक्सिकेटेड the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। अब वही पर्सन को मान लीजिए ये जो भी नशे का पदार्थ या जो भी नशे की चीज़ थी वो उसकी मर्ज़ी के अगेंस्ट या बिना उसकी नॉलेज के दिया गया है, तब तो वो पर्सन लाइबल नहीं है। लेकिन अगर इस पर्सन ने अपनी मर्ज़ी से खुद को इंटॉक्सिकेट किया है और उसके बाद उसने कोई ऐसा एक्ट कर दिया है, भले ही उसका इंटेंशन यहाँ पे कुछ नहीं था, कुछ गलत नहीं था, लेकिन क्योंकि उसने स्टेट ऑफ बीइंग इंटॉक्सिकेशन के अंडर वो एक्ट किया है, तो वो यहाँ पे उस ऑफेंस के लिए लाइबल होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों सेक्शन 25 पे। एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। ठीक है, नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट and which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm which it may cause। अब मान लीजिए कोई ऐसा एक्ट है, ठीक है, जो कि करा गया है लेकिन उस एक्ट को करने के पीछे कोई भी इंटेंशन टू कॉज डेथ या इंटेंशन टू कॉज ग्रीवियस हर्ट नहीं था, या फिर उस एक्ट के करते दौरान जो डूअर था उसको कोई नॉलेज नहीं थी, इट वॉज नॉट नोन बाय द डूअर कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट मैं कर रहा हूँ इट विल लाइकली टू कॉज डेथ या इट इज़ लाइकली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट। तो अब वो एक्ट है वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा, सिर्फ इस वजह से कि आगे चलकर उस एक्ट करने के दौरान कोई हार्म कमिट हो जाता है। और सो नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट and which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause। अब मान लीजिए जो डूअर है, जो भी एक्ट करने वाला बंदा है, उसको हम यहाँ पे डूअर कह रहे हैं। ठीक है, अब उसका
जो इंटेंशन है ना, अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है, ठीक है, उसको अगर ऑपरेशन करना है तो उसका ये तो इंटेंशन हो गई ना कि उसको वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट काटना पड़ेगा भाई। अब ये जो इंटेंशन है, ये इट इज़ इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज। ये जो हार्म आप कह रहे हो, ये इट वॉज ऑलरेडी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज, ठीक है। नाउ इफ दिस harm has been done to any person who is above 18 years of age who has given consent whether expressed or implied to suffer that harm, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कोई 18 साल की एज का पर्सन है, मतलब कोई मेजर है यहाँ पे, ठीक है। अभी 18 से ऊपर जो भी पर्सन है उसको गार्जियन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई उसके लॉफुल चार्ज में हो, वो उसकी परमिशन लेके करे। भाई 18 साल के ऊपर वाला बंदा अपनी कंसेंट दे सकता है, ठीक है। अब वो जो कंसेंट है भले ही एक्सप्रेस्ड हो या इम्प्लाइड हो, अगर उसने अपनी कंसेंट दी हुई है टू सफ़र दैट हार्म, तो ऐसे केस में आप डूअर को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। और बाय रीज़न ऑफ एनी हार्म विच इट मे बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज टू एनी सच पर्सन हु हैज़ कंसेंटेड टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म, ठीक है। अब मान लो जो डूअर है उसको पता है, इट इज़ नोन बाय द डूअर कि ये इट इज़ लाइकली टू कॉज हार्म। अब मान लीजिए कोई मिक्स मार्शल आर्ट्स में 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब इसमें जो पहला मुक्का मार रहा है उसको, ही इज़ अ डूअर एंड ही नोज दैट इट इज़ लाइकली टू कॉज हार्म, बट बिकॉज द सेकेंड पर्सन हैज़ कंसेंटेड टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म। अब भाई आप बॉक्सिंग रिंग में आए हो, आपको पता है आप MMA करने वाले हो, लड़ाई यहाँ पे होने वाली है, तो आपको फुल नॉलेज है, एंड द फैक्ट दैट यू हैव एंटर्ड इन दिस बॉक्सिंग रिंग is consent enough. It means that you have consented to take the risk of that harm. तो ऐसे केस में ना आप जो डूअर है, जो ये एक्ट कर रहा है, उसको ब्लेम नहीं कर सकते। आप उसको ये नहीं कर सकते कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है। तो अब हम सेक्शन 25 को उसके इलस्ट्रेशन से समझते हैं। A and Z agree to फेंस। दोस्तों फेंस ना इट्स ऑल्सो एन ओलंपिक स्पोर्ट। फेंस एक ऐसा गेम होता है जहाँ पे 2 पार्टीज़ आती हैं, ठीक है। उन दोनों के हाथ में एक बहुत पॉइंटेड वेपन टाइप का होता है, ठीक है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा देख के। सो जो उनके हाथ में वेपन होता है ना, इट इज़ इनहेरेंटली डेंजरस, इट इज़ वेरी पॉइंटेड, इट्स लाइक अ वेरी बिग नीडल और लाइक अ वेरी थिन स्वॉर्ड। वो छू भी जाता है तो देयर इज़ अ चांस दैट इट माइट कॉज हार्म, ठीक है। सो A and Z अग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूज़मेंट। अब भाई A और Z दोनों अपने अम्यूज़मेंट के लिए, अपने मज़े के लिए फेंस स्पोर्ट खेलने का डिसीजन लेते हैं, ठीक है। दे अग्री टू डू दैट। अग्री मतलब दोनों ने ही कंसेंट किया है। नाउ दिस अग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच अदर टू सफ़र एनी हार्म, ठीक है। अब इस अग्रीमेंट का मतलब है कि ये अम्यूज़मेंट के दौरान अगर किसी को भी कोई हार्म हो जाता है, सो दैट इज़ ओके, इन द बोथ ऑफ देम हैव कंसेंटेड फॉर द सेम। In the course of such fencing may be caused without foul play. Now of course कोई भी फाउल नहीं होना चाहिए, कोई भी चीटिंग। अब मान लो A और Z ने अपने अम्यूज़मेंट के लिए नॉर्मल फेंस गेम खेलने के लिए पार्टिसिपेट किया है, बट अगर यहाँ पर A कोई फाउल प्ले करे, वो चीटिंग करे, वो जानबूझ के Z को मार दे। अब भाई उसके हाथ में तो बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन है, और वो अगर Z को मार देगा तो देर इज़ अ चांस दैट Z माइट गेट मोर हर्ट देन वॉट ही हैज़ कंसेंटेड टू। भाई जेड ने सिर्फ गेम खेलने की कंसेंट की है, बट अगर फाउल प्ले की वजह से ए जेड को मार ही देता है तब तो गलत हो जाता है। एंड इफ़ ए वाइल प्लेइंग फेयरली हर्ट्स जेड, ए कमिट्स नो ऑफेंस। बट देन अगेन अगर कोई फाउल नहीं हो रहा है, ए और जेड दोनों कंसेंट के साथ फेयर प्ले कर रहे हैं, तब तो उस केस में अगर ए से चोट लग भी जाती है देन ए कमिट्स नो ऑफेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेड ने पूरी तरीके से अपनी कंसेंट दी हुई है। अच्छा दोस्तों, कंसेंट भी यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री होनी चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं दिलवानी चाहिए, और पर्सन को नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस चीज़ के लिए कंसेंट दे रहा है। तो ऐसे केस में ए कभी भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा, ठीक है। सो दिस वॉज सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25 फॉर यू। आगे की वीडियोस हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लॉ फैक्ट। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।